हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के गेस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम आप लोग को कराने वाले हैं। एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों से कि चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, ये आशा और विश्वास के साथ आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप लोग एग्जाम से पहले इसको जो है रिवीजन करके जरूर जाइएगा। चलिए, तो आपका रिवीजन ही आपको डिवीजन दिलवाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। भारत में सबसे पहले स्थापित लौ इस्पात कंपनी कौन है? तो टाटा लौ इस्पात कंपनी है। ठीक है, टाटा लौ इस्पात कंपनी है। अगला प्रश्न है कि कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग है। ठीक है, ये जो है सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो कोलकाता, हावड़ा। कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो बोकारो लौ इस्पात उद्योग है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 105 नंबर प्रश्न है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, तो चीनी उद्योग है। अगला सवाल है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग है। अगला सवाल है दमघोट गैस किस गैस को कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए, तो ये रहा 3 चैप्टर तक का प्रश्न जो है इसमें। अब ये अगला चैप्टर है हमारा इकाई 4, परिवहन, संचार एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। यानी 108 नंबर सवाल देखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 2.42 लाख किलोमीटर। देखिए, लाइव क्लास में जो है ना बफरिंग का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, इसीलिए वीडियो आप लोग को डेली टू डेली सेम उसी टाइम पे यानी 7 बजे एक वीडियो मिल जाएगा, 8 बजे मिलेगा। ठीक है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। आइए अगला सवाल 111 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से जो है 10th की एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली में है। ठीक है, पटना में जो है अभी बन रहा है। ठीक है, अभी निर्माण नहीं हुआ है, निर्मित हो रहा है। ठीक है, पटना में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, तो 8 दिसंबर 2005 को। अगला सवाल हमारा है, देखिएगा सवाल नंबर 113, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था। एनोर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 होगा। अगला सवाल है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7। ठीक है, देखिए अगर जो है आप लोग फेसबुक पेज पर जो है अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर जो है फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बंगाल में। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितनी दूरी तय की थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर की यात्रा जो है कंप्लीट की थी। अगला सवाल देखिए कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? 16। रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1947 में। ठीक है, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1947। भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ और कहां से कहां तक उड़ान भरा?
तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर तक। ठीक, अगला सवाल है इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब की गई? 1933 ईस्वी में। चलिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1955 में। ठीक है, भारत में डाक सेवा प्रारंभ कब हुई थी? भारत में डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1837 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। पिन कोड में कितने अंक होते हैं? तो 6 होते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई का नाम बदलकर 1936 में क्या रखा गया? तो ऑल इंडिया रेडियो। फिर से ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया। कब? तो 1957 ईस्वी में। देखिए, इससे फायदा क्या है कि आप कम समय में जो है ना ज़्यादा जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइव में थोड़ा सा समय ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1959 ईस्वी में। 1976 में टेलीविज़न सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दूरदर्शन। ठीक है, अभी भी दूरदर्शन ही नाम है इसका, डीडी। चलिए, अगला चैप्टर का सवाल है 5वें चैप्टर बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में है। 134 नंबर सवाल है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60%। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई? तो 80%। सवाल एक आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से गन्ना उत्पादक जिला कौन नहीं है? तो रोहतास। ठीक है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रहा है। ठीक है ना, बिहार में अब जूट के उत्पादन में गिरावट हो रहा है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो गंगा का दियारा है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1954 में। ठीक है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? इसी से सवाल आएगा, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है जान माल की क्षति ज्यादा होती है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वाल्मीकि नगर में। आप लोग जा सकते हैं वाल्मीकि नगर, यानी जो कहा जाता है बिहार का कश्मीर। ठीक है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। अगला सवाल 143 नंबर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ये भी VVI सवाल है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है। ठीक है, दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ पे है? दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो कैमूर में है। ठीक है, कहाँ पे है? कैमूर में। चलिए, अगला अब चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगला चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से सवाल पूछेगा कि सबसे उच्च कोटि का अभ्रक कौन है? ठीक है, मस्को व्हाइट है। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कौन है? तो कहलगांव है, सुपर थर्मल पावर। ठीक है, आज अगले सवाल पे आते हैं 149 नंबर। इतना पढ़ने के बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। गेस में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत मिलता है, जबकि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, बरौनी ताप विद्युत परियोजना, ध्यान दीजिए, बरौनी ताप विद्युत परियोजना कब और किसके सहयोग से स्थापित हुआ? ठीक है, कब और किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो 1970 में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगला सवाल है हमारा 150 नंबर, कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी? 1979 ईस्वी में। कब की गई थी? 1979 ईस्वी में। ठीक है,
चलो अब आइए 151 नंबर सवाल पे आते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब किया गया? तो कब किया गया? 1982 में किया गया। ठीक है, 1982 में। अगला सवाल, 152 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ पे मिलने की संभावना है? तो वह है गंगा द्रोणी में। ठीक है, कहाँ पे मिलने की संभावना है? गंगा द्रोणी में। गंगा द्रोणी में मिलने की संभावना है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग में। पाइराइट कैसा खनिज है? तो धात्विक खनिज है। चलिए अगला सवाल है 155 नंबर सवाल कि बिहार के सोना अयस्क से, ठीक है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? ठीक है, 0.1 से 0.6 ग्राम तक। अगला सवाल है 156 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में है? तो भागलपुर में है। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे जो नए हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर नज़दीक के हैं तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर दूर के हैं तो वो जो है ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। यानी 16 जनवरी से ही क्लास स्टार्ट है। ठीक है, सभी बैच शुरू है। 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक न्यू बैच स्टार्ट है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप लोग क्लास जो है ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भागलपुर में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला सवाल 158 नंबर, बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। ठीक है, अब आ जाओ 159 नंबर सवाल पे। 159 नंबर, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट है। आइए अगला चैप्टर है बिहार उद्योग एवं परिवहन। इसी चैप्टर का जो है टॉपिक है बिहार के उद्योग और परिवहन के बारे में इसमें पढ़ना है। 160 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत की पहली चीनी मिल किसके द्वारा कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो डच कंपनी के द्वारा 1840 में मोबितिया में। ठीक है, बिहार में 10 टन गन्ना से कितनी चीनी प्राप्त होती है? अगर 10 टन गन्ना अगर लगाया जाता है तो उससे कितनी चीनी प्राप्त होती है? तो 1 टन। समझ रहे हैं? ठीक है, 10 टन में से 1 टन चीनी प्राप्त होता है। जमालपुर में कब एक बड़े रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ? जमालपुर में सवाल है कि रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, लेकिन कब स्थापित हुआ? तो वह जो है 1875 में। ठीक है, कब हुआ? तो 1875 में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया है? तो शेरशाह सूरी ने कराया है। ठीक है, GT रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, GT रोड का निर्माण किसने? तो शेरशाह सूरी ने कराया है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग, शीशा का जो उद्योग है, तो कहाँ पे है? तो हाजीपुर में। ठीक, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। ठीक है, अगला सवाल, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ओबरा और दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो पूर्णिया में। ठीक है, अगला सवाल 170 नंबर सवाल देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय मार्ग संख्या कितना है? तो 2 है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, माना जाता है तो 1860 से। आइए 174 नंबर, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है।
इसको जो है ना क्या कहा जाता है, रोपवे कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जो है इस प्रकार के आपको चीज़ जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, रोपवे रोपवे जो रहता है वह इस प्रकार का रहता है। 2 से 4 लोग 6 लोग जो है बैठ सकते हैं। और ये जो है ना वायर के माध्यम से, ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में वायर के माध्यम से, इसी वायर पर ये जो है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है लोगों को। ठीक है, चलिए, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो बांका जिले में है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है, तो महेंद्रू घाट पे है। अब आइए अगला सवाल, इसी वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट इसको कर लेंगे। इसके बाद इतिहास है, फिर इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को करा दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है 179 नंबर, जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है, कितनी है, तो 28.63% होगी। ठीक है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है, तो 89.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 881 व्यक्ति। ठीक है, ये सब पुराना आंकड़ा है, जब नया आंकड़ा आएगा तो चेंज हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है, तो पटना है। सासाराम नगर का विकास हुआ था कौन से युग में, तो मध्य युग में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, वह था टाटा नगर। अब ये जो है विभाजित होने के बाद झारखंड में चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया, वर्तमान झारखंड में है। अगला सवाल हमारा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, तो 10.5%, 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है। तो इस प्रकार से 187 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आइए इकाई 6 मानचित्र अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा। उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो पश्चिम से। आइए अगला सवाल 190 नंबर सवाल देखिए, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है, तो हैसूर विधि कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। चलिए अब अगला है आपदा, खंड ख में हम लोग आएंगे ज्योग्राफी के, जिसमें आपदा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन मानव जनित आपदा है, तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सब क्या है, तो मानव जनित आपदा है। अब देखिए, जो आपदा यानी जो घटनाएं होती हैं मानव के द्वारा फैलाए जाते हैं वो सब मानव जनित कहलाता है। और जो प्रकृति में उत्पन्न होता है जैसे कि भूकंप हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल देखिए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप कहना। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसी घटनाएं अक्सर कहाँ होती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में। अभी देखिए क्या हुआ है कि अभी उत्तराखंड में जो है ना घरों में लोग के दरार आ गया है। ठीक है, दरार आने का कई कारण है, जैसे वहाँ पे जो है काट छांट वाला जो काम चल रहा था सुरंग बनाने का, जिसके चलते वहाँ पे घरों में जोशीमठ जो है शहर है वहाँ पे जो है आ गया है। भूकंप रोधी भवनों के निर्माण में किस तरह के आकृति वाले को प्राथमिकता दी जाती है, तो आयताकार या वर्गाकार को दिया जाता है। भारत के विनाशकारी चक्रवात जो आया था कब आया था, चलिए तो कब आया था, 29 अक्टूबर 1999 में। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में। और 1934 के बाद 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 को माना गया। भारत के प्रमुख सुनामी वर्ष
2004। ठीक है। अब आइए अगला सवाल। 203 नंबर है। कुछ इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ सुखाड़ से संबंधित है। कोसी तटबंध किस वर्ष और कहाँ टूटा था? तो 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी जलाशय जो है सरदार सरोवर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और इस जलाशय का निर्माण हुआ है, उसका नाम है सरदार सरोवर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इससे जो जलाशय बना है उसका नागार्जुन सागर नाम है। कावेरी परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। जलाशय जो बना है कृष्णा सागर के नाम से जाना जाता है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। इससे बना जलाशय जो है पंत सागर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर और कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नाम की जगह अफ्रीका में है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। जल की अधिकता। चलिए अगला सवाल देखिए 211 नंबर। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। ठीक है। उत्तरी बिहार में बाढ़ आने का कारण ये है कि देखिए बिहार नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है। और नेपाल का ये जो भाग है यहाँ पर क्या है? तो पहाड़ है। ठीक है। ये पहाड़ी इलाका पड़ता है। समझिए पहाड़ पर से ढलान होने के चलते जो है सारा पानी जो है कहाँ पे आ जाता है? बिहार में, उत्तरी बिहार में आके फैल जाता है, जिसके चलते ज्यादा बाढ़ यहाँ पे आता है। बाढ़ क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो अचानक आती है। ठीक है। आपको बता के नहीं आएगा कि भाई हम इस साल सूखा आने वाले हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा के जल का संग्रहण करिए, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इकाई 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं सुनामी से रिलेटेड है। महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भूकंप भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला सवाल, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से? तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है क्या कहलाता है? तो अधिक केंद्र कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले भूकंप जहां महसूस होता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। आइए 221 नंबर सवाल, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप में कंपन होता है क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अनुकेंद्र कहा जाता है। भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है? तो 5। ठीक है। कितने? 5। 223 प्रश्न हुआ। आइए अगला सवाल, इकाई 4 जीवन रक्षक यानी आकस्मिक प्रबंधन से। 224 नंबर, बाढ़ के समय किस स्थान पे जाना चाहिए? तो भाई ऊंचे बांधों पर यानी ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, जहाँ पे ऊंचाई हो, पानी ना पहुंच पाए। ठीक है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरास का। ठीक है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पे आता है? तो समुद्र में आता है। अगला चैप्टर है हमारा 5, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। ठीक है। चलिए तो देखते हैं इधर सवाल नंबर 229। सवाल नंबर 229, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का तार टूट जाना, मतलब केबल का यानी तार का टूट जाना। ठीक है। बाढ़ में जो है तार टूट जाता है, या और आंधी वगैरह भी आता है तो उसमें टूट जाता है, तो क्या होता है? नेटवर्क बाधित हो जाता है। ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय प्रसाधन कौन है? तो टेलीफोन सेवा। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए।
अगला है इकाई 6 आपदा और सह अस्तित्व। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, तो अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, ठीक है। कृषि सुखाड़ होता है, ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। अगला सवाल है समोच्च कृषि कहाँ की जाती है, तो उत्तराखंड में। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है, तो उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से कंप्लीटली 236 प्रश्न में जो है आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है, ठीक है। इतना पढ़ना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखेंगे, आंसर यहाँ से देख लेंगे। डेली टू डेली जो है प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन ही आपको क्या दिलाएगा, डिवीजन दिलाएगा। रिवीजन मीन्स डिवीजन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है आपका। रिवीजन करिए, डिवीजन आपका बेहतर आएगा। जय हिंद। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय जबरदस्त VVIGS क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अच्छा लगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो या हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।